बता देता हूं कि 12 के ढोल मेला ग्राउंड में जो पुरानी रंजिश को लेकर आपस में लोग भिड़ गए, जहां पर दो बंदूकों से गोली फायर की गई, जहां पर एक युवक को गोली लगी। हालांकि युवक के 6 से 7 गोली लगना बताया जा रहा है, तो वहीं 6 से 7 राउंड खाली गए हैं। हालांकि कुल टोटल 13 राउंड फायर किए गए। उसके बाद जिस युवक को फायर किया गया था उसको चाकू से गोद दिया गया है। उसके बाद उस युवक को जिला अस्पताल बारन ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई है। हालांकि पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि पुरानी रंजिश थी और आपस में पहले भी इनके रंजिश के चलते हुए मुठभेड़ हुई थी। हालांकि जो आरोपी थे 3, जिसमें से 2 आरोपियों को पुलिस ने डिटेन कर लिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्रजेश इस पर जानकारी के लिए। और जोधपुर से बड़ी खबर है, जहां पर बड़ा सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। धमाके में कुल 11 लोग इसमें घायल हो गए हैं और गैस वेल्डिंग करते समय सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। घायलों को मथुरा दास अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं महात्मा गांधी अस्पताल में फिलहाल घायलों को शिफ्ट किया गया और बावड़ी के पास हरडाणी गांव में यह हादसा हुआ है। मेरा नाम राकेश, तो हम पे करते सुने था, देखने गए थे। देखने के फाटी के पास गया था, टंकी फोड़ गए। टंकी इतने पता है तेरे को। कितने जन आसपास थे, कितने घायल हो गए? इतने पता नहीं है, इतना पता नहीं है। आप क्या करे थे वहाँ पर? मैं सोने का काम करते थे, देखने गए थे पड़ोस में। तो ये सिलेंडर ब्लास्ट की सूचना थी या बावड़ी के पास किसी गांव में करीब 10 पेशेंट आने का अंदेशा था, तो 9 तो आ गए उसमें और सबके ब्लास्ट आयरन के पार्टिकल्स की ब्लास्ट हुई है, जो डायरेक्ट इंजरी करते हैं और प्रेशर भी इंजरी करते हैं। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। खेड़ा पताना में हरडाणी गांव है, वहाँ पे कोई गैरेज है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था। जो भी मालिक है वो पत्रे वगैरह लग रहा था। वेल्डिंग मशीन से कोई चिंगारी उछली और जैसा कि अभी तक हमारे पास सूचना आई, एडीओ मौके पर गया, उसने बताया तो चिंगारी कोई विस्फोटक पदार्थ में गिरी और उससे ये धमाका हुआ और ये लोग इंजर्ड हुए हैं। टोटल 8-10 लोग हॉस्पिटल आ गए हैं, 8 MDM, 2 MGH और 2-3 लोग और पीछे आ रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरुण जुड़ गए हैं। अरुण, क्या ये पूरा मामला है? सिलेंडर ब्लास्ट का मामला, 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं, कई घायल बताए जा रहे हैं। देखिए सर, बात की जाए तो जो है बावड़ी कस्बे के पास में एक हरडाणी करके गांव है। उस गांव में जो है एक गैरेज पर टीन सेट लगाने का काम चल रहा था। उसी दरमियान जो है वेल्डिंग की जो चिंगारी है वहाँ रखे हुए विस्फोटक में, जिस तरह से एडिशनल एसपी गोपाल सिंह लखावत ने बताया कि जो सूचना उन्हें मिली है उसके अनुसार वहाँ पर जो विस्फोटक रखा हुआ था, जो खनन के क्षेत्र के कार्य में काम में लिया जाता है, उसमें चिंगारी लगने के साथ विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के साथ ही पास जो है गैस सिलेंडर रखे थे, उस पर भी विस्फोट का असर देखने को मिला। जिस तरह से तस्वीर आई उसमें दिखाई दे रहा है गैस सिलेंडर भी फटा है और साथ ही साथ जो है वहाँ पर जो विस्फोटक के कारण से करीब 12 से 13 लोग हैं जो घायल हुए, जिसमें से 3 गंभीर रूप से घायल है। वही 3 जो है बर्न कैजुअलिटी में है, जो बर्न होकर आए हैं, उनको जो है महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाकी के लोगों का जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल में इलाज चल रहा है। बहुत शुक्रिया अरुण इस पर जानकारी देने के लिए। और कोटपुतली क्षेत्र के पनियाला गांव में दिल को झकझोर देने वाला एक मामला सामने आया, जहां पर एक 17 साल की लड़की की संदिग्ध मौत ने सभी को हिलाकर रख दिया है। मृतका कोमल के भाई राधेश्याम ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए अपने ही पिता और चाचा सहित परिवार के सदस्यों पर हत्या का आरोप लगाया है। मामले में सामने आया कि कोमल को कमरे में बंद करके लोहे के मूसल से उस पर हमला कर उसको जान से मार दिया गया। शिकायत दर्ज होते ही पुलिस हरकत में आई और नामजद आरोपियों पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है, लेकिन अपने आप में यह हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। लोहे के हथियार से 17 साल की लड़की पर हमला कर दिया गया, जानलेवा हमला किया गया है और युवती की संदिग्ध मौत से अब सनसनी बन गई है। मां ने पिता पर हत्या का आरोप लगाया है, चाचा और ताऊ पर भी केस दर्ज किया गया है। वहीं लोहे के हथियार से बेटी के ऊपर हमला कर दिया गया, लड़की के ऊपर हमला किया गया। हालांकि ये आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस ने फिलहाल शिकायत ले ली है और उसके बाद अब आगे की छानबीन इस मामले को लेकर के की जा रही है। और ये जो रिश्ते हैं वो शर्मसार हुए हैं। परिवार के ही लोगों पर लड़की की हत्या का आरोप लग रहा है, लोहे के हथियार से हमला करने का आरोप है।
और जयपुर के लोहा मंडी हादसे में पुलिस ने आरोपी कल्याण सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी चालक को बीएनएस की धारा 105 के तहत गिरफ्तार किया। दरअसल आरोपी का अस्पताल में इलाज चल रहा था और जैसे ही अस्पताल से इलाज पूरा हुआ तो हरमाड़ा थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। आरोपी जयपुर ग्रामीण के शाहपुरा के भभुआ गांव का रहने वाला है और अलंकार कंस्ट्रक्शन के डंपर को चलाने का काम करता है। आरोपी चालक ने बताया कि वो जब अपने गांव से निकला तो रास्ते में उसने चंदवाजी में देसी शराब का सेवन किया और उसके बाद वो भडारना स्थित अलंकार के ऑफिस पहुंचा। वहां पर उसने अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की और डंपर लेकर काम के लिए रवाना हो गया। गाड़ी चलाने से पहले एक बार फिर से आरोपी ने भडारना में देसी शराब पी, यानी कि आरोपी ने 2 बार शराब पी है। और उसके बाद आरोपी जैसे निकला तो उसकी टक्कर एक कार चालक से हुई। कार चालक ने उसे मारने की धमकी दी, जिसके बाद डंपर चालक वहां से निकल गया। लेकिन जैसे ही डंपर चालक अगले ट्रैफिक सिग्नल पर रुका तो कार चालक ने डंपर के आगे गाड़ी लगाकर उसे मारने की धमकी दी। डंपर चालक इससे घबरा गया और वो रॉन्ग साइड पर अपनी गाड़ी लेकर चला गया। ये पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी फुटेज के अंदर भी कैद हुआ। रॉन्ग साइड चलाने के बाद आरोपी वहीं वापस सही लेन में आ गया, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसे देखकर राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरा देश सिहर गया। डंपर चालक ने 400 मीटर में लगभग 27 गाड़ियों को कुचल दिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया है कि उसे कुछ भी याद नहीं, उसका पैर बस जो है एक्सीलेटर पर था और वो गाड़ी को चलाता रहा और रास्ते में जो भी आया वो उसको कुचलता रहा। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल शुरुआत कैसे होती है और आरोपी ने खुद बताया कि कैसे उसने इस घटना को अंजाम दिया और पहले कार को दरअसल उसने टक्कर मारी, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, और उसके बाद अगले सिग्नल पर कार चालक ने उस ट्रक को रुकवाने की कोशिश भी की। वीरेंद्र हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। वीरेंद्र, आरोपी ने खुद कबूला है और बताया कि उसने पहले शराब पी और उसके बाद वो डंपर चला रहा था, रास्ते में जो आया उसको रौंदता चला गया। बिल्कुल, देखिए शुभेंदु, जिस तरीके से जयपुर के हरमाड़ा थाना क्षेत्र में जो घटना घटी है वो काफी भयावह घटना थी और इस दौरान जो है पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसने ये बात कबूल की है और इसके साथ ही पुलिस ने इस पूरे मामले के बाद जो है अब जो है बीएनएस की धारा 105 के तहत जो है मुकदमा भी दर्ज किया और उसके ऊपर जो भी लीगल एक्शन होगा वो जल्द से जल्द है वो हरमाड़ा पुलिस के द्वारा लिया जाएगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि उसने शराब पीने की बात है वो कबूली है, लेकिन सबसे बड़ी बात आपने देखा होगा कि जो ट्रक चालक है या फिर कोई भी अगर चालक की बात की जाए तो सड़क के जो नियम होते हैं, कायदे होते हैं, उनको साइडलाइन किया जाता है क्योंकि उसी की वजह से जो है बड़ी घटना होती है। आज जब हम हरमाड़ा थाना क्षेत्र के अंदर थे शाम के समय तो उस टाइम भी जो है कई ऐसे ड्राइवर और ऐसे कई जो टेम्पो चालक होते हैं उन्हें पुलिस के द्वारा जो है डिटेन किया गया और उनसे जो है पूछताछ की गई, उनको चेक किया गया तो उसमें पाया गया कि उनके द्वारा जो है अल्कोहल है उनकी बॉडी के अंदर पाया गया और उसी के तहत जो है उनके खिलाफ जो भी धाराएं होती हैं उनके तहत जो है कार्रवाई की जा रही है। यानी कुल मिलाकर जिस तरीके से डंपर चालक था उसने जिस निर्दयता से हम कहेंगे कि उसने जो गाड़ियों को एक के बाद एक जो है कई गाड़ियों को टक्कर मारी। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि इतनी बड़ी घटना हुई, जो चालक था आरोपी चालक, उसको कहीं पछतावा है कि इतने लोगों की मौत उसकी वजह से हुई? देखिए शुभेंदु, जब हम बात कर रहे थे हरमाड़ा थाना में वहां के किसी अधिकारी से, तब उन्होंने कहा कि हमने खुद जो है उससे बातचीत की और उससे पूछा कि भाई आपने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है तो कहीं आपको पछतावा तो नहीं है? तो उनका साफ तौर पे कहना था कि मैं नशे में था और मेरे द्वारा जो कृत्य किया गया है उसका मेरे को बिल्कुल भी जो कह सकते हैं कि ध्यान नहीं रहा किस वजह से किया, क्यों किया, क्योंकि उसका दिमाग पूरा नशे से जो कह सकते हैं उसकी सोचने की क्षमता यानी कि नशे में था, इस वजह से पूरी घटना हुई। लेकिन इतनी बड़ी घटना हुई जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। खैर, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र इस पर जानकारी देने के लिए। और किसी ने ठीक ही कहा है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई थी। जयपुर के लोहा मंडी इलाके में हुए हादसे के बाद नगर निगम पुलिस प्रशासन अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई इसकी कर रही है। जीता जागता इसका उदाहरण है और कोशिश है कि खुद को गुनहगार बनने से यह बचा सके।
सोमवार को जहां हुआ हादसा, आज वहां चला बुलडोजर। जी हां, सोमवार को जिस हरमाड़ा इलाके में एक कातिल डंपर ने लोगों को रौंद दिया था, कई घरों के चिराग बुझा दिए, कई जिंदगियां तबाह कर दी, आज वहां बुलडोजर गर्जा। लोहा मंडी रोड पर अतिक्रमण के खिलाफ शासन प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की। अभी तक कुंभकर्णी नींद में सोया प्रशासन आखिरकार इतनी मौतों के बाद जागा और अतिक्रमण को हटाया, क्योंकि ये अतिक्रमण इस इलाके में हादसे की सबसे बड़ी वजह होता है। ये वही इलाका है जहाँ पे कल दुर्घटना हुई थी और इसके आसपास के इलाकों के देखिए कि जितने भी ये जो अस्थायी अतिक्रमण किया हुआ था उन सब पे जो है यहाँ पर निगम का पीला पंजा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार कार्रवाई है यहाँ पर की जा रही है निगम के द्वारा। और ये तस्वीरें हैं कि जिस तरीके से जो लोगों के द्वारा ये पूरे एरिया के अंदर पूरी तरीके से जो है अतिक्रमण किया हुआ था, ये तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि हर जगह जो है इसी तरीके से निगम के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। कहीं पर भी आप जाएंगे वहां पर इसी तरीके से अतिक्रमण हो रखा था और उस अतिक्रमण को ध्यान में रखते हुए जो है अब पीला पंजा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी यहाँ पे दुकानदार थे उन्हें पहले समझाइश की गई कि आप जल्द से जल्द जो है अपना सामान हटाइए, नहीं तो जो है आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कहने को तो लोहा मंडी में 100 फीट की रोड सरकार की ओर से पास की गई है। बीच में डिवाइडर को हटा दे तो दोनों ओर 40-40 फीट की सड़क होनी चाहिए, लेकिन अतिक्रमण के कारण सिर्फ एक तरफ की रोड 16 से 18 फीट की हो गई और दूसरी लेन में 30 से 32 फीट ही बची है। ऐसे में पैदल चलने वाले बीच सड़क पर चलने को मजबूर होते हैं। बाइक चालक पहली लेन पर चलाते हैं और भ्रष्ट सरकारी सिस्टम सब देखता रहता है। लोगों ने खुलकर आरोप लगाते हुए इसकी हकीकत भी बयां की। यहाँ पे जो यातायात तेज चलते हैं उनके लिए कुछ ब्रेकर होने जरूरी है, बत्ती होना जरूरी है, ये चीज़ों की सुविधा होना यहाँ पे बहुत जरूरी है। यहाँ पे यातायात से असुविधा हुई है, ना कि दुकानदारों लोगों से असुविधा हुई है। दुकानदार ने कभी भी यहाँ पे असुविधा नहीं फैलाई सर, लेकिन आते हैं और प्रशासन 10 रुपये पिछले बार तीन जने मरे हैं यहाँ पे कटे। वहाँ पे कोई ब्रेकर, ये पीछे वाला पॉइंट है, यहाँ पे कोई ब्रेकर वगैरह कुछ है ही नहीं। लोहा मंडी रोड पे इतनी बड़ी रोड है और हजारों कॉलोनियां जुड़ी हुई है, लेकिन एक भी ब्रेकर नहीं है। इसमें जगह जगह ब्रेकर होने चाहिए थे। यहाँ पे बजरी माफियाओं का आतंक मचा हुआ था। हर होटल से लेके यहाँ तक कम से कम हजारों ट्रक भरे खड़े हैं। जो डंपर कल था वो भी बजरी का था, रोडी का था, लेकिन ये हाईवे पे या हाईवे के नीचे इतना जबरदस्त आतंक मचाया हुआ है इन लोगों ने। व्यापार मंडल के माध्यम से हमने ये तय किया है कि हम हमारी डिप्टी सीएम को अवगत कराएंगे, हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी को उनको भी अवगत कराएंगे कि हमारे यहाँ से जो ये समस्या है उनका अतिशीघ्र समाधान करें। ऐसे में अब जब हादसे के बाद प्रशासन जागा और क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की मुहिम शुरू की, इस दौरान मुख्य मार्गों पर बनाए गए अवैध कब्जों को बुलडोजर की मदद से तोड़ा गया और अतिक्रमण विरोधी अभियान भी चलाया। लेकिन सवाल वही है कि आखिर ये सिर्फ 2 दिन का ड्रामा होगा और खुद का चोला बचाने की कोशिश है, या फिर ये आगे जारी रहेगा। जयपुर से वीरेंद्र शेखावत के साथ एनडीटीवी राजस्थान। सवाल यहां पर यह है कि आखिर ऐसा कोई भी बड़ा हादसा होने के बाद ही प्रशासन क्यों जागता है। वहीं इन सड़क हादसों को लेकर के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बेहद सख्त नजर आ रहे हैं और उन्होंने कुछ खास निर्देश भी दिए हैं। हाई लेवल बैठक की है और वो आपको बताएंगे कि आखिर सड़क हादसों को लेकर के सीएम की सख्ती के बाद क्या तस्वीरें अभी दिखाई दे रही हैं और वो हम आपको बताएंगे। और चलिए अब आपको जरा बताते हैं कि कैसे ये पूरा हादसा हुआ था। ये हमने आपको बताया, लेकिन मुख्यमंत्री हाई लेवल बैठक कर रहे हैं और उन्होंने हाई लेवल मीटिंग की। सड़क हादसों पर सीएम भजनलाल शर्मा बेहद सख्त नजर आए। जोधपुर सड़क हादसे पर एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई और बैठक में सीएम भजनलाल शर्मा ने सख्त निर्देश दिए हैं और इन हादसों की गंभीरता को समझते हुए मुख्यमंत्री ने हाई लेवल मीटिंग की है और सड़क हादसों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे, ये भी साफ कर दिया है। दरअसल इस दौरान 15 मृतक के परिवारों को 10-10 लाख रुपए की मदद और घायलों को 2-2 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की है और मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को भी सख्त रूप से संदेश दे दिया है। इस हाई लेवल मीटिंग के अंदर ये निर्देश दिया है, संदेश दिया है कि जिम्मेदारी समझें अपनी
जनता को परेशानी ना होने दें, इस बात को आपकी जिम्मेदारी के तौर पर आपको काम करना है। सड़क सुरक्षा को लेकर अब सख्त एक्शन भी होगा। हाई स्पीड और ड्रंक ड्राइविंग पर कठोर कार्रवाई भी की जाएगी और नियम तोड़ने वालों पर, ड्राइवरों पर जो नियम तोड़ते हैं उन पर तुरंत एक्शन भी होगा। और बार बार अगर कोई नियमों का वायलेशन करता है, नियमों का उल्लंघन करता है, तो उनके लाइसेंस भी सस्पेंड किए जाएंगे। सड़क सुरक्षा प्राथमिकता है और लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, यह हाई लेवल मीटिंग के बाद साफ हो चुका है। वही जैसलमेर बस हादसे के बाद पूरा सरकारी तंत्र बस माफियाओं और निजी बस ऑपरेटर्स पर एक्शन में लगा हुआ है और नियम बना दिए गए हैं और इससे नाराज निजी बस ऑपरेटर हड़ताल पर उतर आए। उनका कहना है कि सरकार नियमों को लागू करने के लिए कम से कम 3 महीने का समय तो दे। बस मालिकों का कहना है कि वो इन मांगों में से 90% को मानने के लिए तैयार है, लेकिन सभी सुधार कार्यों को पूरा करने के लिए कम से कम 90 से 100 दिन का समय चाहिए। बस मालिकों और चालकों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार सुधार के लिए मांगे गए 90 से 100 दिन का समय देने पर सहमत नहीं होती है तो अगले 24 घंटे बाद प्रदेश भर में चक्का जाम किया जाएगा। अजमेर में स्लीपर और वोल्वो बस और 2x2 और 2x3 बस मालिकों ने हड़ताल की चेतावनी दी है और कहा है अगले 24 घंटे में अगर सरकार ने इनकी मांगे नहीं मानी तो सभी बसों का चक्का जाम कर दिया जाएगा। अजमेर में इस वक्त बड़ी संख्या में जो बस ऑपरेटर हैं वो एकत्र हुए हैं और उन्होंने सरकार को चेतावनी भी दी है। ये बस ऑपरेटर हैं जिनकी करीब अजमेर में 40 से 50 स्लीपर बस चलती है और करीब 100 से ज़्यादा 2x2 और 2x3 बसें चलती हैं। इनका कहना है कि सरकार ने जो आदेश दिए हैं वो उनको मानने को तैयार है, मगर करीब उन्हें 90 से 100 दिन चाहिए उन आदेश को इम्प्लीमेंट करने के लिए। जिस तरीके से अग्निशमन यंत्र होने चाहिए, हर खिड़की पर हथौड़े होने चाहिए और जो बस की जो लंबाई है उसको गाइडलाइन को करने के लिए, और बसों में 4 गेट, एक ड्राइवर के पास वाला और एक बस में जो गेट होता है उसके अतिरिक्त 2 गेट और होने चाहिए। अगर बस में कोई आगजनी होती है या कोई आपातकालीन स्थिति होती है तो ऐसे में यात्री चलती बस के बाद जब हादसा होता है या किसी प्रकार से कोई आग लगती है तो उसमें से कैसे यात्री निकलें। बात कर लेते हैं बस ऑपरेटरों से। आप लोगों ने सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, क्या मांगे आप लोगों की? हमारी मांग है, उनकी जितनी भी मांगे हैं उनमें से हम 90% मांगने के लिए तैयार हैं, पर जो परिवहन अधिकारी हैं या जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है वो बातचीत करने को राजी नहीं है। सरकार की जो भी मांगे हैं, सरकार ने इमरजेंसी गेट मांगे हैं उसके लिए हम एग्री है, फायर सिलेंडर का बोला है उसके लिए है, हैमर है कांच तोड़ने के लिए हथौड़े, ये जो भी मांगे हैं उनके लिए हम करीब 80 से 90% मांगों पर हम एग्री हैं, लेकिन उसके लिए हमें 90 दिन का मतलब 3 महीने का समय दिया जाए। ये कोई हाथौड़ा छेनी वाला काम नहीं है कि गए और 10 मिनट में सही करवा के ले आए। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए बस ऑपरेटरों का कहना है कि अगर ये काम करवाना भी चाहते हैं बस में तो वहाँ पर परिवहन विभाग जो काम करने वाले हैं, बस में जो रिपेयर का काम करना है और कुछ चेंज करना है तो ऐसे में परिवहन विभाग उस पर कार्रवाई करके बस को सीज कर देता है, उसका चालान बना देता है। तो ऐसे में सरकार की जो मंशा है, सरकार की जो मांग है उसमें करीब 90 से 100 दिन चाहिए होंगे। तब तक सरकार और विभाग बस ऑपरेटर और बस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करे तब जाकर सहमति बन सकती है। फिलहाल अजमेर के बस ऑपरेटरों ने भी 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और सभी बसों के चक्का जाम करने की चेतावनी दी है। तो आपको बता दें कि सरकार के नए नियमों से बस मालिकों में हड़कंप मच चुका है। हालांकि इस पर अलग अलग स्तर पर बातचीत भी चल रही है, लेकिन साफ तौर पर बस ऑपरेटर्स जो है चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बातचीत का सिलसिला अभी भी जारी है और कोशिश यही है कि बस ऑपरेटर्स की जो मांग है उनका कहना यह है कि कुछ समय दिया जाए ताकि हम बस के अंदर जो बदलाव करवाने हैं उसको हम सही तरीके से करवा पाएं, क्योंकि उनका कहना यह है कि सड़क पर ले जाते ही जो कार्रवाई है वो कर दी जा रही है, मोटा जुर्माना लगाया जा रहा है और बसों को जब्त कर लिया जाता है। तो ऐसे में कम से कम हमें कुछ समय का मोहलत दी जाए ताकि जो है उस बस के अंदर चीजें वापस से ठीक हो पाए।
वहीं राजस्थान सहित देश के 12 राज्यों में मंगलवार यानी कि 4 नवंबर से विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर अभियान की शुरुआत हो चुकी है। और इस अभियान के तहत बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर मतदाताओं से गणना प्रपत्र भरवाते नजर आए। यह प्रक्रिया 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलेगी, जो मतदाता सूची को सटीक बनाने के लिए बेहद जरूरी और महत्वपूर्ण है। राज्य में कुल 5,48,84,827 मतदाता हैं, जिनमें 2,84,00,000 पुरुष और 2,65,00,000 महिलाएं और 681 अन्य मतदाता इसमें शामिल हैं। तो एसआईआर का राजस्थान में आगाज हो चुका है। 12 राज्यों में एसआईआर अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इसमें एक राजस्थान भी शामिल है और घर घर जाकर के बीएलओ सर्वे कर रहे हैं। लोगों से जो है उनकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी लिए जा रहे हैं। वो भी आपको बताएंगे कि आपको दस्तावेज क्या क्या चाहिए और वेरिफिकेशन, क्योंकि इसका बहुत मायने हैं। घर घर जाकर के सर्वे जब किया जा रहा है तो उसमें जब बीएलओ की ड्यूटी लगाई गई है, क्या क्या चीजें वो पूछ रहे हैं और क्या क्या फॉर्म के अंदर भरवाया जा रहा है, क्या क्या उसके लिए डॉक्यूमेंट भी चाहिए, उन सभी चीजों के बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन एसआईआर का आगाज हो चुका है, बिहार से शुरुआत हुई और उसके बाद अब देश के बाकी हिस्सों में भी एसआईआर की जो प्रक्रिया है वहां से शुरू हो चुकी है। और चलिए इस बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है और बस ऑपरेटर्स की हड़ताल जो कि अब खत्म हो चुकी है। लगातार बातचीत चल रही थी और अब बस ऑपरेटर्स की हड़ताल खत्म हो चुकी है। प्राइवेट बस ऑपरेटर्स की हड़ताल खत्म हो गई है। ऑपरेटर्स ने चौथे दिन हड़ताल खत्म की है। बातचीत के बाद सरकार और ऑपरेटर्स में सहमति बन गई है और कल बस संचालक सीएम से मिले थे, मुख्यमंत्री से मिले थे और बस संचालकों की मांगों पर अब जल्द ही फैसला होगा। यानी कि जो मांगे यहां पर रखी जा रही थी, जिन बदलावों को सरकार कह रही थी, उन सभी बदलावों को पूरा किया जाएगा। लेकिन समय को लेकर के जो बस ऑपरेटर्स मांग कर रहे थे, क्या उसमें बदलाव किया गया है फिलहाल। लेकिन बस ऑपरेटर्स की जो हड़ताल है वो खत्म हो गई है। प्राइवेट बस ऑपरेटर्स अब अपनी हड़ताल को खत्म कर गए। सुशांत पारिक हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सुशांत, बस ऑपरेटर्स की हड़ताल खत्म हो गई है। देखिए, अभी जो परिवहन डिपार्टमेंट में बातचीत हुई अधिकारियों के साथ, तो उसमें एक सहमति बनी है कि कैसे कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। खासतौर पर जिस तरीके से डिपार्टमेंट ने एक्शन प्लान शुरू किया था जैसलमेर बस अग्निकांड के बाद से, उसको लेकर उनका विरोध था कि इतने बड़े पैमाने पे राजस्थान में अगर स्लीपर बसों की संख्या 8,000 के आसपास है, निजी बसों की, तो फिर एक साथ नहीं ये एक्शन प्लान लागू किया जा सकता। थोड़ा समय चाहिए और एक बड़े पैमाने पे राजस्थान में अभियान के तौर पर बस संचालकों के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया था, उसको लेकर नाराजगी थी। हालांकि तमाम जो बस संचालक हैं वो चाहते थे सिस्टम ठीक हो, बसों में अगर कहीं नियमों की पालना नहीं हो रही, गड़बड़ी है, तो उसको ठीक किया जाए। और इससे पहले वो मुख्यमंत्री से कल मुलाकात हुई थी, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा जो कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी हैं, और उनसे भी वो मिले थे। उसके बाद फाइनली कल से वार्ता का दौर जारी था। हालांकि आज शाम को निजी बस संचालकों की तरफ से ऐलान किया गया था कि अगर 24 घंटे में कोई वार्ता या समाधान नहीं होता है तो फिर चक्का जाम कल से किया जाएगा। इसी बीच वार्ता का बुलावा उनके पास आता है और परिवहन विभाग में एक लंबी वार्ता चलती है और फाइनली, हालांकि फॉर्मूला क्या रहा है इसके लिए थोड़ा इंतजार अभी किया जाना चाहिए। लेकिन जो अभी ताजा अपडेट है कि प्रदेश में स्लीपर बसों की जो 4 दिनों से हड़ताल चल रही है, ये कहा जा रहा था कि 90% जो मांगे हैं उन पर बस ऑपरेटर्स सहमत हैं, लेकिन बस एक ही विषय था जिसमें समय को लेकर के डिमांड की गई थी। क्या उस पर अभी कितना और एक्सटेंड किया गया है, कुछ क्लियर हो रहा है इस पर? देखिए, अभी जस्ट ये आदेश जो है दोनों तरफ से बातचीत के बाद निकला है, तो अभी थोड़ा इंतजार करेंगे कि फॉर्मूला क्या निकला है। लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शुभेंदु, क्योंकि बीच का रास्ता कोई ऐसा ही निकाला जाए जिससे डिपार्टमेंट की तरफ से प्रदेश की सभी स्लीपर बसों को ठीक करने के लिए, जो मॉडिफाइड हैं, जो नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं, उन सभी को समय मिले थोड़ा, और उसके बाद फिर वो एक्शन जो भी डिपार्टमेंट करना चाहे वो कर सकता है, सघन अभियान चला सकता है। लेकिन एक बार समय की मांग थी और संभवतः उनको फिलहाल आज की वार्ता में समय मिल गया है। तो अभी ऐसा भी कुछ जानकारी है सुशांत की परिवहन मंत्री या परिवहन विभाग की तरफ से या फिर बस ऑपरेटर्स कुछ मीडिया को ब्रीफ करें, बताएं कि भाई अब ये हड़ताल खत्म हो गई है और इन विषयों को लेकर के बातचीत हो चुकी है? बिल्कुल, अब से कुछ देर बाद मीडिया को ब्रीफ भी करेंगे, जानकारी भी देंगे। अभी वो तमाम जो
वार्ता करने वाला प्रतिनिधि मंडल है वो परिवहन विभाग में ही है और अधिकारियों के कक्ष में है। आने के बाद कुछ ही देर में वार्ता भी करेंगे, ब्रीफ भी करेंगे, बताएंगे भी कि बीच का रास्ता क्या निकला है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुशांत बारिक इस पर जानकारी देने के लिए। और राजस्थान प्राइम में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार। ये है एनडीटीवी